पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए आपका ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जो आपके 80 मार्क्स के आने थे। ठीक है, सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो आपके ये तीनों पेपर जो कंपलसरी थे। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि क्या मैम मैं फिजिक्स का हूँ, मैं साइंस का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, कोई इसमें तो ये तो सबको सब्जेक्ट्स पढ़ने ही थे। और जो इस सेमेस्टर वाइज हुआ है ना, तो इसमें इसकी टेंशन लेनी नहीं। वो जो चूज़ करने वाले सब्जेक्ट हैं आपके, वो सेकेंड सेमेस्टर में, सो उसकी तो टेंशन ही नहीं है। अब बात होती है ऑप्शनल पेपर की। इन तीनों में से किसी के कॉलेज में इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है, किसी के में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन चल रहा है, किसी के में जेंडर सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी चल रहा है। सो हम लोगों के में जो चलेगा, यानी आप लोगों के जो पीजी पॉइंट में चलेगी क्लास, वो फिलहाल वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की चलेगी। इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग जरूर अगर सोचेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन कर लेंगे। इसकी क्लास ये मान के चलो अब दिसंबर में मतलब 20 क्लासेस करके ये खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। छोटा सा है एकदम, आराम से भी हम दिखा भी देंगे आपको इसमें पढ़ना क्या है। उसके बाद में देखो आपको क्या पढ़ना है, और इसमें तो ये तो आपके प्रैक्टिकल हो गए दोनों। फिर देखो अब जो पढ़ना है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, म्यूजिक, ड्रामा एंड क्राफ्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की क्लास आपकी सुबह 10 बजे चल रही है। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग ये या तो ये इनमें से कोई एक क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखो तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन में आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं वो आज हम आपको पहले समझा देते हैं। पहले यूनिट में आपको पढ़ना होगा वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत में, मतलब वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसका अपने मतलब संस्कृति में, अपनी सभ्यता में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है। फिर उसके बाद में सोर्सेज ऑफ वैल्यूज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल देयर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज पढ़ना होगा आपको। देन आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको पीस एजुकेशन यानी शांति शिक्षा पढ़नी होगी, जिसके अंतर्गत में आपको पीस एजुकेशन क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसकी इस एजुकेशन में, इन शिक्षा में उसकी भूमिका कैसी है, ये सब कुछ पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉजेज, कंट्री इन्वॉल्व एंड रिजल्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो कारण थे वो क्या थे। उसके बाद में कंट्रीज इन्वॉल्व एंड रिजल्ट, रेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज, यानी कि जो यूएनओ की स्थापना हुई वो क्यों हुई, उसका क्या उद्देश्य था, उसमें पीस मतलब शांति का क्या उद्देश्य था। तो ये 4 यूनिट में हम आपका कंप्लीट कर देंगे, ये मान के चलो लगभग 20 दिनों में। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और इसके बाद में जो बच्चों को ऑप्शनल पेपर में समावेशी शिक्षा है, ये दूसरा पेपर है, उसको कंप्लीट करवाने की प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग एक काम कर लो, जैसे मान लो क्लासेस हो पाए ना हो पाए, तो जिनका पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन और टीचिंग वाला है ना, वो लोग बच्चों मतलब उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, आप लोग बुक्स ले लो। बुक से आराम से वो ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है। अब देखो पेपर सब लोग बोल भी रहे हैं कि जनवरी में है, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो फटाफट से बुक ले लो, या इजी नोट्स हो इजी नोट्स ले लो, मतलब कुछ भी पुराने सीनियर्स के आपके नोट्स हो ले लो, पढ़ना शुरू कर दो। मतलब केवल हमारे भरोसे ही नहीं बैठो, आप अपने एंड से भी प्रयास करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, सो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मूल्य शिक्षा की अवधारणा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर मूल्य शिक्षा की अवधारणा का मतलब क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए शिक्षा मानव जीवन की आधार साबित होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व कार्य व्यक्ति एवं समाज के उत्थान व कल्याण में सहयोग देना है। यह उत्थान, उन्नति, प्रगति, विकास तथा कल्याण तभी संभव है जबकि समाज के सभी व्यक्तियों में जीवन के विभिन्न पक्षों में, जैसे कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि से संबंधित आवश्यक मूल्यों का विकास हो। मूल्यों का मतलब पता है क्या होता है, बताओ? वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे मैम वैल्यू तो आपने कहा कि अरे वैल्यू का मतलब क्या, अगर आप देखो तो कीमत, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इस जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है ना, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, यानी कि जो आपकी शिक्षा है इसमें कैसे इसको इतना ज़्यादा अच्छे से उठाया जाए। जैसे आप देख लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसी के अंतर्गत तो आपकी ये सेमेस्टर प्रणाली हुई है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में अपितु आपके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, है ना, इन सब में भी
आपकी जो शिक्षा है वो कैसे महत्वपूर्ण है, क्या है, आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है। अब देखो, मूल्य का स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। किस प्रकार? तो देखो, मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है जिसका संबंध मानव के अंतर्मन से होता है। अभी देखो, मैंने जब इससे पहले की आपकी क्लासेस ली हैं, देखो जिन्होंने पेपर 1, 2, 3 नहीं कंप्लीट किया, फटाफट से पूरी प्लेलिस्ट बनी है, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वहीं पे मैंने एक जगह समझाया भी है कि मूर्त और अमूर्त चिंतन में, सो वहां पे भी जो समझाया है उसका मतलब यहाँ पे भी वही है कि अमूर्त का मतलब पता है क्या होता है? ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जो आपके सामने नहीं है किंतु आप उनके विषय में सोच रहे हो। बोलते हैं ना, जैसे आप इमेजिन कर रहे हो। ऐसे मान लो कि आप बुक्स खोल के बैठे हो लेकिन आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका। मान लो कुछ ऐसी आपके साथ घटना नहीं कह सकते, लेकिन मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, बार बार याद आ रही है, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अमूर्त चिंतन में है। मतलब ऐसी चीजें जो आपके साथ घटित नहीं हो रही हैं, अर्थात जो आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको परेशान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो घर पे ना बोल दें, अगर उन्होंने घर पे बोल दिया तो कहीं मुझे मार ना पड़ जाए, कहीं हम घर से ना निकाल दें। तो मतलब जो ऐसी कुछ चीजें होती है ना, जैसे और समझ लो आपकी मैं घर पे ना ताला बंद करके नहीं आई हूँ, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं घर पे चोरी ना हो जाए। मतलब जो इस प्रकार के चिंतन की ऐसी चीज़ें अभी हुई नहीं है आपके साथ, लेकिन फिर भी आप उनको सोच रहे हो, तो वो एक प्रकार का मूर्त चिंतन होता है ना। तो वो यहीं पे उसका मतलब आप समझ लीजिए अब कि मूल्य मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं। जो आपके मूल्य होते हैं वो क्या करते हैं? जो हम लोगों का नेचर होता है, हम लोगों का व्यवहार जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको डायरेक्टिव करते हैं। समाज को अलग अलग मूल्य होते हैं, मूल्यों से ही उनकी पहचान होती है। हर एक सोसाइटी के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं, अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। बोलते हैं ना, फलाना मोहल्ला बहुत अच्छा है, वो ढकाना मोहल्ले में शादी नहीं करने वाली, वहाँ के लोग बेकार होते हैं। ऐसा जो मतलब अवधारणाएं होती हैं लोगों के मन में, सो उस प्रकार से बात करते हैं। तो ये अवधारणाएं मोहल्ले के अनुसार नहीं होती, लोगों के ऊपर होती हैं। अब पता चले कि वहाँ एक केस हो गया मान लो, तो वो बदनाम हो जाता है ना एरिया। सो वैसे ही मानव के अंदर मूल्यों का विकास समाज की विभिन्न क्रियाओं जैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक में भाग लेने से होता है। व्यक्तियों द्वारा मूल्य पालन करने पर संतोष प्राप्त होता है। मूल्य की रक्षा के लिए लोग जान तक दे देते हैं। मतलब उनकी बात ना खराब हो, है ना, बोलते ना, उन अपनी वैल्यू के लिए लोग अपनी क्या करते हैं? जान तक दे देते हैं। मतलब बात की, बोलते ना, जुबान के पक्के लोग होते हैं, बात की बात होती है। सेम वैसे ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी स्वयं के मूल्य की रक्षा करते हैं, किंतु साथ ही आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन भी करते हैं। चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई आपकी सोसाइटी हो, इवन नेशन भी, सबकी अपनी एक वैल्यू होती है ना। जैसे अपने भारत देश की भी इस पूरे विश्व में एक वैल्यू है ना। हम लोगों ने भी अपना कीर्तिमान सेट कर रखा है। जैसे घर में अपने बाबा लोगों की बहुत इज्जत होती है ना। जैसे कहीं बाहर गए, अच्छा फलाने की बिटिया हो, बोलते नहीं है, अच्छा उनकी बिटिया हो, उनके घर से हो। तो इसका मतलब क्या है कि अपने बाबा परदादा जी ने भी जो है बहुत मेहनत की होगी, बहुत अपने समाज में वैल्यू बनाई है। अभी वो भी अगर सब ये गंदे काम करते हैं, जैसे सिगरेट पीना, ये सब करते हैं, तो कोई उनकी समाज में कोई वैल्यू होती नहीं होती। तो वही इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की, सबकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। और उसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं कि मूल्य किसी समाज द्वारा माने गए नैतिक नियम, आदर्श, सिद्धांत, विश्वास एवं व्यवहार मानदंडों को व्यक्तियों द्वारा माना गया महत्व है। कि मूल्य और कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे काम करते रहेंगे, जैसे कि बोला गया आपके संविधान में कि आपको राष्ट्रगान जब भी हो तो स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, अटेंशन पोजीशन में होना चाहिए आपको। सो अगर आप इन सब चीज़ों को मान रहे हैं समाज के अंतर्गत, तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू है। मीन्स जब आप लोग आपको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि पता चल जाएगा कि सामने वाले की भी अपनी एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती है, चेंज होती रहती है। या कहते नहीं, जैसे डिमोशन भी होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ खराब काम करोगे तो लोगों के दिमाग में, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू खत्म भी हो जाएगी। मूल्य मनुष्य के उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा और कोई कार्य ना करने का निर्णय लेने में सहयोग करते हैं। मान लो, देखो बोलते हैं ना कि अब समाज में बहुत इज्जत है, मान लो, ठीक है, तो देखो एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आज की थोड़ा सा जनरेशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बुरा वाले हो, लेकिन चलो वही एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं। क्या कि मान लो ये हैं चिंटू, है ना, और ये हैं प्रियंका। अब इनकी जो है
लव मैरिज होनी है, लेकिन ना इनके मम्मी मान रही है ना इनकी फैमिली मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? क्यों? क्योंकि इनके लोगों के में थोड़ा सा कास्ट का सिस्टम है ना, कि ये दूसरी कास्ट से हैं, ये दूसरी कास्ट से हैं। भाई इनके पापा मम्मी की जो पिंकी है, इनके मम्मी पापा की भी भाई बड़ी इज्जत है, और जो ये चिंटू है, इनके मम्मी पापा की भी समाज में बहुत इज्जत है ना। तो वो सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसे शादी कर दें बच्चों की, तो भाई ना इनके घर वाले तैयार थे ना इनके घर वाले। क्यों? क्योंकि ये अलग से थे, वो अलग से। तो इसका मतलब इनके पापा ने कहा कि अगर हम ऐसे परिवार में शादी कर देंगे तो क्या होगा, इज्जत कम हो जाएगी, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसी चीज़ें होती हैं ना, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बोलते हैं ना, सक्सेस नहीं हो पाती है लोगों की लाइफ। अब देखो अपने अपने एंड से सबको लगता है कि बुरी है। भाई इन दोनों को तो, चिंटू मिंटू को तो यही लगेगा कि भाई बहुत ये बेकार चीज़ है, ये है वो है। लेकिन अगर आप एक बार उनके मम्मी पापा के दृष्टिकोण से देखिए तो उनको भी यही लगता है कि भाई पुरखों की, मतलब पूर्वजों की जो इज्जत बनी हुई है उसमें पानी फिर जाएगा। खैर अब आजकल के टाइम पे इतना कोई नहीं सोचता है ना। आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन पहले और कहीं ना कहीं आज भी ये सब चीज़ें जिंदा है। आप मानिए चाहे ना मानिए, ठीक है। बोलेंगे सरकारी नौकरी हो चिंटू की, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सिस्टम है, इस वजह से नहीं करेंगे, लड़की नहीं पसंद है, ये सब सारी चीज़ें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबकी अपनी, अब ये जो निर्णय लेना था ये उचित था कि अनुचित था, है ना। तो अब मान लो उन्होंने तो निर्णय ले लिया अपने मम्मी पापा ने उनके कि नहीं करनी है। सो इट मीन्स क्या हुआ कि उन्होंने ये देख के निर्णय लिया ना कि समाज में उनकी इज्जत है, उनकी भी अपनी एक वैल्यू है, और लड़की वाली की फैमिली की भी अपनी एक वैल्यू है। तो ना उनके लिए ये चीज़ें सही है, ना मेरे लिए परिवार के लिए ये चीज़ें सही हैं। सो पता नहीं बच्चे आगे चल के लाइफ अच्छे से बिता पाएंगे कि नहीं बिता पाएंगे। सो ये सब चीज़ें हैं कि निर्णय लेने में भी आपकी मदद करते हैं, ठीक है। मूल्य दीर्घकालीन अनुभव का परिणाम होते हैं। जो आपकी वैल्यू है वो क्या है? दीर्घकालीन अनुभव का परिणाम है ना। अब देखो, मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत बालकों को मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। वस्तुतः मूल्य शिक्षा के दो अर्थ हैं। क्या? पहला, मूल्य से संबंधित शिक्षा क्या होती है? इससे तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के मनोवैज्ञानिक, विधि के, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि मूल्यों को समाहित करके, अर्थात उक्त विभिन्न विषयों को मूल्यपरक बनाकर सामान्य शिक्षण प्रक्रिया से ही उन मूल्यों को छात्रों में विकास करते हैं, ताकि उनकी सर्वोन्मुखी विकास हो सके, मतलब पूरे रूप से विकास हो सके। फिर देखो, मूल्यों की शिक्षा की यदि बात की जाए तो मूल्यों की शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जिसके अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? सामाजिक यानी सोशल, कल्चरल, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि की शिक्षा की भांति एक स्वतंत्र विषय के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, मूल्यपरक शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं। मूल्यपरक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? देखिए, पहला कि बालक को राष्ट्र की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में जागरूक बनाना तथा उन परिस्थितियों में वांछित सुधार हेतु प्रोत्साहित करना। यानी कि जो बच्चे के, जैसे आप समझ लो ऐसे कि अभी मैंने एक पेपर 2 की क्लास में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाएं, तो मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये सब बच्चों को चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। देश के प्रति उनको जागरूक होना चाहिए, और उसके बाद में जब उनको अपने कर्तव्य बताओगे तभी तो वो चीज़ों को फॉलो करेंगे, तभी तो वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और जब वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, इट मीन्स कि उनकी भी अपनी एक वैल्यू होगी समाज में। स्वयं के प्रति, अपने मित्रों के प्रति मानवता, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसको पाए उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका बिहेवियर नहीं अच्छा है, गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सभी धर्मों, संस्कृतियों, जीवन, पर्यावरण आदि के प्रति समुचित दृष्टिकोण का विकास करना। यानी कि इसमें जितने भी, ये नहीं कि सिर्फ अगर हिंदू हैं तो सिर्फ आप नवरात्रि ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी आपका फेस्टिवल हो, ईद हो, गुरु नानक देव जयंती हो, बुद्ध जयंती हो, है ना, अब क्रिसमस डे आने वाला है, कुछ भी हो, सब कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए, सब कुछ उनके अंतर्गत ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विभेदीकरण की शक्ति, श्रम, गरिमा, समानता, बंधुत्व, शांति, अहिंसा, प्रेम, साहस, सहयोग, परोपकार आदि मूलभूत गुणों का बालक में विकास करना। ये जो मूलभूत गुण है ना, कि मतलब उनके अंदर, बच्चों के अंदर भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए, उनके अंदर ये सब चीज़ें कैटेगराइज्ड की, मतलब जाति पात ये सब नहीं होना चाहिए, और उनके अंदर अहिंसा हो, प्रेम हो, लोगों के प्रति प्रेम हो, ब्रेव हो बच्चे, साहस हो। और जैसे मान लो कोई गिर पड़ा तो ये नहीं कि किनारे से निकल गए, अरे यार हमसे क्या करना, कौन से हमारे घर के हैं, कौन से हमारे वो हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के सहयोग करने की भावना होनी चाहिए बच्चों के अंदर। बालक को उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षण देना, मतलब कि वो इस देश के एक उत्तरदायी नागरिक बने, ऐसा उनके अंदर क्या होनी चाहिए?
एक ऐसी अंतर्गत उनके एक मतलब क्या कह सकते हैं, गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक वैल्यू के परिप्रेक्ष्य में एक गुण होना चाहिए। ठीक है, बालक को स्वयं को जानने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे स्वयं के प्रति आस्था स्थिर रख सकें। मतलब उनको खुद को समझना चाहिए ना कि हमारी भी समाज में इज्जत है। अगर हम ये काम करेंगे, अगर हम सिगरेट पियेंगे तो कल को अगर पापा ने किसी से कह दिया तो कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को समझ होनी चाहिए उनको अपनी। साथ में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब देखो ऐसा होता है बेटा कि जो अपना संविधान है ना, उसमें जो अब किसी भी धर्म को मान्यता ना देने की क्या है, ना देने का प्रावधान है। ये नहीं कि आप भारत देश में हिंदू धर्म का प्रावधान है या भारत देश में मुस्लिम धर्म का प्रावधान है, नहीं। अपने देश में किसी भी जाति अपने देश में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, है ना। धर्मनिरपेक्षित राज्य है अपना। राज्य का मतलब यहाँ पे इंडिया से मतलब है, पूरे कंट्री से मतलब है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पूरे राष्ट्र के लिए राज्य शब्द का यूज होता है। लोकतंत्र का, समाजवाद का, इन सब का, और राष्ट्रीय एकता जैसे इन सब चीज़ों के बच्चों के अंदर गुण होना चाहिए। अब मूल शिक्षा के लक्षण क्या है ये हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे, है ना। सो ये PDF भी आपको कल की क्लास के पश्चात ही मिलेगी। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक सारे क्लासेस की PDF वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हमारी क्लास का एक नियम है, वो नियम ये है कि जब भी आप क्लास में आएंगे और आप एक भावी शिक्षक हैं, मेरी नज़रों में आप अभी से ही शिक्षक हैं, अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर अ टीचर, है ना। तो जैसे आप क्लास में आइए, अगर आपको क्लास के किसी भी बच्चे से चैट करनी है तो आप उनके आगे सर या मैम का प्रयोग करेंगे। अर्थात अगर मान लो कोई XYZ लड़के हैं तो आप उनके आगे सर का प्रयोग करिए, अगर कोई ABC गर्ल है तो आप उनके आगे मैम का यूज़ करिए। हाँ, यही सेम रूल आपका टेलीग्राम पे भी फॉलो होता है। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप PG पॉइंट सर्च कर लीजिए, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। और PG पॉइंट से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपका चैनल का नाम है ना, सेम इसी नाम से है। और बाकी PDF आपको ये कल मिल जाएगी, ठीक है। सो कैसी लगी कक्षा बताना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। आज आपकी पहली क्लास थी तो भर के कमेंट्स करने हैं आपको। जो बच्चा आए हैं वो सब सेशन को लाइक करेंगे, 100+ का टारगेट है, पूरा करेंगे, होप सो, है ना। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। और जैसा कि आपको पता है कि हम ज़्यादा समय क्या बोलते हैं, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए बोलते हैं ना, तो अपनों के लिए आपको लिखना होता है। सो फटाफट से लिख दो कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ओके, मामा पापा दादी दादू से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। बाकी सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं सुबह आपसे 10 बजे वाली कक्षा में।